गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 और आज उसकी लास्ट क्लास है। तो सबसे पहले आप लोग आज की हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये पूरा उसका प्रोसेस है। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? जो पैसों में होती है। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर आप अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आप उन बातों को पिक करोगे जो पैसों में रिकॉर्ड हो सकती हैं, और उन बातों को छोड़ दोगे जो मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे आपको पता ही है, क्वालिटीज को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इन बातों को छोड़ दो। जो मनी में रिकॉर्ड हो सकती है उन्हें पिक कर लो, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले जब आपके पास ट्रांजैक्शंस आएंगी तो जो क्वालिटीज वाली बातें हैं उनको छोड़ दो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हम बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं उन बातों को ले लो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड हो सकती है। करेक्ट। सेकंड स्टेप, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। इसका क्या मतलब है? जो ट्रांजैक्शंस आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, जो ट्रांजैक्शंस आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि वो पैसों में रिकॉर्ड हो सकती हैं, अब उनको कॉमन यूनिट में मेजर करना। कॉमन यूनिट मतलब हमारी करेंसी में मेजर करना। कैसे? ध्यान से सुनना। मान लो किसी ने आपको बताया कि हमने 10 केजी गुड्स खरीदे। ठीक है, 10 केजी गुड्स खरीदे। जो परचेज मैनेजर है उसने आपको बताया इसको रिकॉर्ड करना है। आप अकाउंटेंट हो तो आप उसको बोलोगे कि भाई साहब मैं 10 केजी को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे पर केजी का प्राइस बताओ। मान लो पर केजी का प्राइस है 1000, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे रुपीस में, क्योंकि 1000 अगर पर केजी है तो 10 केजी का क्या हिसाब हो गया? 1000 इंटू 10 मतलब 10,000। अब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। पॉइंट क्या है, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन कौन सी बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं। अब उनको हम अपने कॉमन करेंसी में लेके आएंगे, मेजर करेंगे जिसमें हमें रिकॉर्ड करना है, और हमारी करेंसी होती है रुपीस की। ठीक है। अब मान लो आपने किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवाया, सपोज यूएसए से सामान मंगवाया। ठीक है, प्राइस आपको दिया हुआ है डॉलर में, दिया हुआ है प्राइस मान लो $40 ऐसे हिसाब से दिया हुआ है। बट आप इंडिया में अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो आपको उसको पहले रुपीस में लाना पड़ेगा। तो आप डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करोगे और फिर लिखोगे, तो उसको बोलते हैं मेजर करना। मेजर मतलब हमारी कॉमन करेंसी में लेके आना। ठीक है, जो हमारी करेंसी है इंडिया की उसके अंदर लेके आना। क्लियर? पहले आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी रिकॉर्ड हो सकती है, फिर मेजर करना है, हमारी कॉमन यूनिट में उसको लेके आना है। केजी से भी रुपीस में लाना है, और अगर डॉलर में है तो भी रुपीस में लाना है। याद? ओके। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, रिकॉर्डिंग। अब सुनो बहुत ध्यान से। अभी तक आपने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने अभी ये सीखा है, बट अकाउंट्स में अब ये फॉलो नहीं होता। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, ये पहले फॉलो होता था जहां पे कम ट्रांजैक्शंस होती थी छोटे मोटे बिजनेस में। अब ऐसे नहीं बनते अकाउंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन लाइफ में आगे काम नहीं आने वाला। ठीक है, हमने सीख लिया, कंसेप्ट्स बहुत काम आएंगे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, बट अकाउंट्स ऐसे नहीं बनाए जाते। अकाउंट्स में बनाई जाती हैं जर्नल एंट्रीज। ये आपने सुना होगा कुछ वर्ड। तो अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब आपको अगर अकाउंट्स में पुट करना है इसको, कोई भी ट्रांजैक्शन को, तो आप एंट्री के तरह पुट करोगे, एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंट्री से। अब ये क्या है? नेक्स्ट अगर आप सीखने वाले हो जर्नल एंट्री, जैसे मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आपने राम से गुड्स खरीदे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, मान लो। ठीक है, तो आपको मैंने तो एंट्री सिखाई नहीं है, बट अगर रिकॉर्डिंग करनी होती है तो इसकी एंट्री कुछ ऐसे होती है, परचेजेस टू कैश। ठीक है, अब ये क्या है हमें नहीं पता, अभी आप टेंशन मत लो,
कल से हमने यही सीखना है। बट अभी आप इतना सीखो कि जब अकाउंट्स में आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जो सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल एंट्री में होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कल से। उसके बाद क्लासिफाइंग। और होता क्या है, आप बहुत सारी एंट्रीज कर देते हो, गुड्स खरीदने की, ठीक है, मशीनरी खरीदने की, मान लो उधार पे खरीदा राहुल से, उसकी भी हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं, बस अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हो जाती हैं। अब मान लो प्रोप्राइटर आया और प्रोप्राइटर पूछ रहे हैं, हाँ जी भाई बताओ मुझे टोटल कितने गुड्स खरीदे हमने, तो क्या आप बार बार सारी गुड्स की एंट्री निकालते रहोगे कि पहले 5 लाख के लिए थे सर, फिर इसमें 10 लाख के लिए, इतनी सारी एंट्री ढूंढते थोड़ी रहोगे। तो हम करते क्या है, हम हर किसी का अपना अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स का अपना अकाउंट होता है, मशीनरी का अपना अकाउंट होता है, और जैसे मान लो राहुल से आप उधार पे सामान खरीद रहे हो तो राहुल का अपना अकाउंट होता है। इससे क्या फायदा होता है, जब कोई भी आपसे पूछेगा, जैसे मान लो प्रोप्राइटर पूछ रहे हैं कि हाँ गुड्स की डिटेल मुझे दिखाओ कि गुड्स कितने खरीदे कितने बेचे, तो गुड्स के अकाउंट खोल दो। जब वो पूछ रहे हैं मशीनरी कितनी आई कितनी गई, उसका अकाउंट खोल दो। जब वो पूछ रहे हैं कि राहुल से कितना उधार है और कितना उसको पे कर दिया, तो उसका अकाउंट खोल दो। इसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, ये होता है लेजर में। क्लासिफाई मतलब हर एक अकाउंट बना दो, हर किसी का अपना अपना अकाउंट बना दो और उसकी डिटेल्स उसके अंदर होगी। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो ये तो नहीं है ना कि सारा एक ही रजिस्टर होता है हर सब्जेक्ट का, मतलब बीएससी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, सबका एक रजिस्टर बनाओ, ऐसे तो नहीं होता। सबका अपना अपना रजिस्टर होता है ना, जिसमें उसकी अपनी अपनी डिटेल्स होती है। तो ये कुछ वैसे ही है, ये आपका मैथ्स का रजिस्टर, ये अकाउंट्स का रजिस्टर, ये इको का रजिस्टर। ठीक है, तो सबका अपना अपना रजिस्टर है, उसमें उसकी डिटेल होती है। वैसे ही यहाँ पे सबके अपने अपने अकाउंट होते हैं, इनको बोलते हैं लेजर अकाउंट। ये हम सीखेंगे जर्नल के बाद। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, सबसे पहले एंट्री पुट की जाती है जर्नल में, उसके बाद सबके अपने अपने अकाउंट बनते हैं ताकि आप इजीली उसको देख पाओ कि उसके अंदर कितना बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट समराइजिंग। अब ये क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो आपके इतने सारे क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर टर्मिनल्स भी होते हैं, फिर उसके बाद एंड में आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, और उनके हाथ में क्या दिया जाता है, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड। तो एक बात बताओ, जब टीचर आपके पेरेंट्स को मार्क्स बताएंगे तो क्या उन्हें बार बार सारे क्लास टेस्ट, सारे यूनिट टेस्ट दिखाएंगे? इतना टाइम तो पेरेंट्स के पास भी नहीं होता। तो क्या करते हैं टीचर्स, एक शॉर्ट में समरी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड, राइट। और उसमें सारा लिख देते हैं कि आपके बेटे ने मैथ्स में क्या परफॉर्म किया, कि आपकी बच्ची ने इको में क्या परफॉर्म किया, अकाउंट्स में कैसा परफॉर्म किया। रिपोर्ट कार्ड में सारा दिखा देते हैं शॉर्ट में। पॉइंट क्या है, इतने सारे टेस्ट कौन देखेगा, उससे अच्छा शॉर्ट में दिखा दो, 1 या 2 पेज में, फटाफट देख लेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस किया, इंप्रूवमेंट हुई है या नीचे गई है। सही बात है। वैसे ही अकाउंट्स में थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती हैं, इतनी सारी एंट्रीज कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी को आपके अकाउंट्स देखने हैं ना, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी एंट्रीज देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट में समरी बनाते हैं। एज एन अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी है शॉर्ट में समरी बनाओ और वो लोगों को दिखाओ, और फिर लोग उस पर जज करेंगे कि अब हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और उस समरी को क्या बोलते हैं, क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो ये बनाया जाता है और एक बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो जैसे स्कूल में आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड ये होती है। मतलब अकाउंटेंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और लोग इसको देख के जज करेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। समझ पा रहे हो? आपको पता ही है इसमें प्रॉफिट्स आते हैं कि कितना कमाया, और इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। तो ये आपकी समरी होती है। समरी मतलब शॉर्ट रिपोर्ट। ठीक है, शॉर्ट में रिपोर्ट होती है आपकी। इसको देख के आप लोग देख लो, जज कर लो कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, हमें लोन देना है या नहीं देना। सारी एंट्रीज कोई नहीं देखता आपकी। ठीक है, उसके बाद
नंबर 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब ये क्या होता है ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड के नीचे ना आपकी टीचर हमेशा एक कमेंट करती है। अगर अच्छा है तो आपको खुशी होती है, और अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा गुस्सा आता है टीचर के ऊपर। वो कमेंट क्या होता है, पूरे साल की परफॉर्मेंस पे एंड में हमें लिखना होता है शॉर्ट में इंग्लिश में कि इंप्रूवमेंट हुई है, प्रोमोट हो गया नेक्स्ट क्लास में, या फिर डाउनफॉल आया है, कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है। वैसे ही अब होता क्या है, जब आपके अकाउंट्स में, आपके बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट करना है, तो कुछ लोग तो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, वो तो फटाफट आपके अकाउंट सेट के समझ जाएंगे, ठीक है। बट कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के भी तो होंगे, वो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, हो सकता है कुछ पढ़े लिखे भी ना हो। पॉइंट क्या है मेरा, काफी लोग आपके अकाउंट्स देख के आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनमें से काफी लोगों को अकाउंट्स देखने नहीं आते। तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नीचे इंग्लिश में एक लाइन लिखो और वो उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे। कैसे, सुनो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, एमबीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाए, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे एक एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, एक्सपर्ट कमेंट इंग्लिश या हिंदी में नीचे लिखेंगे। फिर आप लोग वो कमेंट देख के डिसाइड करो कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। किन लोगों के लिए, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो नीचे एक कमेंट दिया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, और वो कौन देंगे, सीनियर अकाउंटेंट्स आपके अकाउंट्स को देखेंगे और सही कमेंट देंगे, गलत नहीं बताना। कैसे, वो बताएंगे कि इस साल हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए हैं 30%, इस साल हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई है 20%, इस साल हमने एसेट्स में और इन्वेस्ट करा है तो 30% एसेट्स भी बढ़ गए हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे करते करते एक एक्सपर्ट एडवाइस देनी है और उसके बाद आप लोग जज कर लो कि हमारे साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालाइज करना, मतलब अकाउंट्स को अच्छे से सोचना, पढ़ना और फिर इंटरप्रिटेशन करना, मतलब इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर, जापानीज ट्रांसलेटर, चाइनीज ट्रांसलेटर। वो क्या करते हैं, मान लो जापान से कोई आया और हमारी कंपनी को उनके साथ डील करनी है, तो ना उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी ना मुझे उनकी लैंग्वेज में समझ आएगी। तो बीच में ट्रांसलेटर होता है जिसको जापानीज भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, तो वो उनको मेरी बात समझाएगा और मुझे उनकी बात समझाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, सुना होगा। तो यही काम करते हैं यहाँ पे एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो लोग जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है वो आप तक पहुंचाएंगे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आखिरी स्टेप, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब एक्सपर्ट एडवाइस हो गई इंग्लिश में, उसको कमेंट में लिख भी दिया, बट अब आप लोगों तक पहुंचाना भी तो है, तो पब्लिक तक कम्युनिकेट कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट के थ्रू। न्यूज़पेपर में अपने अकाउंट्स पब्लिश करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और इंटरनेट में भी डालेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत बोरिंग सा न्यूज़पेपर होता है, उसमें यही होता है, उसमें कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, क्लियर। सो दिस इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आप बुक में से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी मनी में रिकॉर्ड हो सकती है और कौन कौन सी नहीं हो सकती। जो नहीं हो सकती उनको हटा दो। सेकंड स्टेप, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब जो ट्रांजैक्शंस आपने पिक करी हैं, ये मनी में रिकॉर्ड हो सकती हैं, इनको हमारी करेंसी में लेके आना। अगर केजी में दी हुई है तो रुपीस में लाओ, डॉलर में दी हुई है तो भी रुपीस में लाओ। कॉमन यूनिट हमारा करेंसी जो है रुपीस की फॉर्म में, उसमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग। अब यहां से रिकॉर्डिंग शुरू होती है, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन बातों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अब उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं करते, हम जर्नल में करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। फिर क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब सबकी अपने अपने अकाउंट्स बनाना, जिसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैश का अपना अकाउंट होता है, मशीनरी का अपना अकाउंट होता है, रोहित राहुल जितने भी क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके अपने अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। फिर समराइज करना। समराइज मतलब शॉर्ट में समरी बनाना, शॉर्ट में अपने अकाउंट्स को दिखाना।
और लेकिन ऑनेस्ट अकाउंट, ठीक है, आपने कोई चीटिंग नहीं करनी, तो उसमें क्या क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। शॉर्ट में अपनी समरी दिखाई जाती है कि हमारी वैल्यू ये है, हम यहां स्टैंड करते हैं। फिर एनालाइज करना, एनालाइज मतलब अपने अकाउंट्स को देख के बताना कि हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, या नीचे जा रहे हैं, और जब एनालाइज कर लिया तो उसे लोगों तक पहुंचाना, इंग्लिश के फॉर्म में इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, ताकि इजी लैंग्वेज में आ जाए और लोग आराम से समझ पाए कि क्या हो रहा है, सेल्स ऊपर गई है या नीचे गई है। फिर लास्ट स्टेप है कम्युनिकेट करना, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। कैसे पहुंचाओगे, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट्स ऐसे की जाती है जो आप पूरा साल सीखोगे। अब पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो अकाउंट्स की 3 डेफिनेशन दी हुई है, बट आपको सारी लर्न नहीं करनी, एक काफी है। लेकिन अगर आपके स्कूल में बोल रहे हैं कि नहीं बाकी भी लर्न करो तो ही करना, अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही काफी है। कौन सी, सबसे पहली वाली, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये वाली डेफिनेशन लर्न कर लो, इनफ होगी। और ये वही डेफिनेशन है जो पूरा प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो पैसों में रिकॉर्ड हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिर उसको एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया और डेफिनेशन बना दी। ये डेफिनेशन आपको पक्का लर्न करनी है, ठीक है। अब पढ़ लो। सो गाइस, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, हमने ये सीखा था कि पूरी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके ये 7 स्टेप्स होते हैं, राइट। अब ये बुक कीपिंग क्या होती है, यहां देखो ध्यान से। अगर हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी मनी में रिकॉर्ड हो सकती है, फिर उसको मेजर करना है, अपनी करेंसी में लेके आना है, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है और उसको लेजर में पुट करना है, मतलब अपने अपने अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। ये काम बहुत इजी होता है। ये एक 11th-12th पास आउट जो स्टूडेंट है वो भी कर लेगा। मतलब पॉइंट क्या है मेरा, जो 11th 12th और ग्रेजुएशन करके आते हैं जूनियर अकाउंटेंट्स, ये काम तो वो भी कर लेंगे, इजी काम होता है। इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर हम पहले के 4 स्टेप्स देखें तो वो बुक कीपिंग में आते हैं। बुक कीपिंग मतलब आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट्स करने हैं। तो पहले के 4 स्टेप्स 1 2 3 4 ये आते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे लिखा भी हुआ है, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग यहां तक होती है, ठीक है, पहले के 4 स्टेप्स। उसके बाद जो 3 स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली अकाउंटिंग होती है। वो मेन स्टेप्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसके बाद एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। ये काम थोड़ा सा टफ होता है, ये सीनियर अकाउंटेंट्स करते हैं, ठीक है। ये हम जूनियर्स को नहीं देते, ये वाला काम सीनियर्स करते हैं, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। इसमें आता है स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7। ठीक, एक बार दोबारा, पहले के 4 स्टेप्स इजी हैं, ये कोई भी कर लेगा जिसको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज भी है। ये बोलते हैं बुक कीपिंग, मतलब बस रिकॉर्ड्स रखना, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये सीनियर अकाउंटेंट्स करते हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेट करना, यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि सब लोगों की नजर इस पे होती है, इन तीनों पे, तो ये बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। आगे ये मानी जाती है प्राइमरी स्टेज, जो बुक कीपिंग होती है ये प्राइमरी स्टेज होती है, ऑब्वियसली सबसे पहले ये होता है। और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है, पहले बुक कीपिंग होगी उसके बाद अकाउंटिंग होगी, राइट। आगे सुनो,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मतलब बस एंट्री और लेजर बनाना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन काम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मतलब प्रॉफिट्स निकालना और कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना, राइट। इसका मेन काम है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और कम्युनिकेट करना, ठीक है। आगे ये परफॉर्म करते हैं जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग इजी काम माना जाता है, ये हम जूनियर्स को देते हैं, और अकाउंटिंग हम देते हैं सीनियर्स को, क्योंकि ये थोड़ा मेन काम माना जाता है। ये हम जूनियर्स को नहीं देते, सीनियर्स को देते हैं, ठीक है। तो ये जूनियर स्टाफ करते हैं और ये सीनियर स्टाफ करते हैं। ये रूटीन जॉब है, जो बुक कीपिंग है इजी है, इजी गोइंग, ये तो नॉर्मल डेली लाइफ में कोई भी करता है, तो इसको बोलते हैं रूटीन जॉब। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये थोड़ा टफ काम है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक, ठीक है। ये रूटीन जॉब होती है, वो डायनामिक जॉब होती है। आगे सुनो, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। अगर आप अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज भी लेकर आए हो ना, तो भी वो आपको ये काम सिखा देंगे और आप कर लोगे। तो इसके लिए does not require, it does not require special skills। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स होने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको ये काम करना है तो थोड़ी एक्सपर्ट नॉलेज और थोड़े स्पेशल स्किल्स चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, तो इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एक बार शॉर्ट में दोबारा सीखना। पहले के 4 स्टेप्स, मतलब आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग यहां तक होती है, पहले के 4 स्टेप्स। ये अकाउंटिंग होती है, ये मेन पार्ट है अकाउंटिंग का, 5, 6, 7, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, एनालाइज करते हो और कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। दूसरा, ये प्राइमरी स्टेज है, ऑब्वियसली ये पहले हो रहे हैं, तो ये प्राइमरी हो गई, वो सेकेंडरी हो गई, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और उनका काम क्या है? प्रॉफिट निकालना और कम्युनिकेट करना, राइट। ये जूनियर स्टाफ करते हैं, वो सीनियर स्टाफ करते हैं। ये रूटीन जॉब है, नॉर्मल जॉब, वो डायनामिक जॉब है, थोड़ी टफ जॉब, एनालिटिकल एंड डायनामिक। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए अकाउंट्स की, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जूनियर स्टाफ करते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, या जो इतनी नॉलेज नहीं लेके आते, जो एमबीए करके नहीं आते, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं, उनको ये मिलती है। आपको ये जॉब नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद सीनियर्स को ये काम मिलता है, आपको ये भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट बन के रहोगे तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स की लाइन में जाना है तो कम से कम एमबीए इन फाइनेंस या सीए करनी है, ठीक है। तो आपको इनसे भी हाई लेवल की जॉब मिलेगी, ठीक है। सीए क्या करते हैं? इन सबका काम आके बस चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा करना ही है तो सीए करना या एमबीए इन फाइनेंस करना, नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब कभी मत करना। फिलहाल हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, तो ये इसका डिफरेंस है, और इसको मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। 3 क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, एक लिमिटेशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ये, ठीक है। इन तीनों को तो अच्छे से लर्न कर लेना। चलो पढ़ लो। 2 डेफिनेशंस और हैं, एक अकाउंटेंसी और एक अकाउंटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हम नॉलेज ले रहे हैं अकाउंट्स की, जो हम सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, हम अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब नॉलेज ले रहे हैं अकाउंट्स बनाने की। और जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। दोबारा सुनना, नॉलेज लेना अकाउंटेंसी, जो आप सब्जेक्ट सीख रहे हो वो अकाउंटेंसी है, और जब हम उसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सो ये हो गई नॉलेज ऑफ अकाउंट्स और ये हो गई एप्लीकेशन या प्रोसेस। क्लियर? अब इसको पढ़ लो।
एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो आर्ट है या साइंस है? तो इसका आंसर ये है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों है। कैसे? देखो, आर्ट का मतलब कला, तो अकाउंट्स बनाना अपने आप में एक आर्ट है। रीजन, अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, राइट। बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें काफी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है जर्नल एंट्रीज में, फिर हमें क्लासिफाई करना पड़ता है लेजर में, राइट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने होते हैं। तो ये अपने आप में ही एक आर्ट है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंचना है, उसके बाद एनालाइज भी करना है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, एक कला भी है उसे बनाना, और वो साइंस भी है। रीजन, साइंस का मतलब होता है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं, कुछ रूल्स लगते हैं। और अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप सीख भी चुके हो थर्ड चैप्टर में। उन प्रिंसिपल्स के बिना अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। तो इसके अंदर साइंस भी आ गई और आर्ट भी आ गई। तो आंसर इसका आपको ये लिखना है, अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। ठीक है, अब पढ़िए। सो गाइस, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, 11th में जो आप सीख रहे हो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब है, अकाउंटिंग के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, मतलब जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको रिकॉर्ड करना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और बैलेंस शीट बनाना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम 11th में सीख रहे हैं। फिर एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सपोज आप मैन्युफैक्चरर हो, आप शर्ट को बनाते हो और मान लो आपने उसका सेलिंग प्राइस रखा 1200, तो वो प्राइस कैसे रखा, वो कोई तुक्का नहीं होता, वो प्राइस निकाला जाता है। कैसे? ये शर्ट कितने की बनेगी उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट अकाउंटेंट यही करते हैं। सबसे पहले इसमें लगा रॉ मटेरियल, मान लो रॉ मटेरियल लगा 300 का, 300, ठीक है, जो कपड़ा लगा कॉटन वो सब 300 का है। उसके बाद उस पे लेबर कितनी लगी, मतलब शर्ट को बनाने के लिए जो लेबर लगी हुई है, उन्होंने एक शर्ट को बनाने के मान लो 200 रुपए लिए, 200 मान लो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 500। इससे काम अभी पूरा नहीं होगा। जिस फैक्ट्री में काम चल रहा है वहां पे रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, बिल जा रहे हैं, तो वो सब मिला के जो एक्सपेंसेस हैं अलग से, वो कितने के हो गए 200। ठीक है, उसमें रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब आप बोलोगे सर एक शर्ट के ऊपर थोड़ी हो रहा है, आई नो दैट। मान लो टोटल एक्सपेंसेस है 10 lakhs मान लो, और टोटल शर्ट्स बन रही हैं सपोज 50,000, तो वो पर पीस का प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय कितनी शर्ट्स बन रही हैं। ये सब आप सीखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, ग्रेजुएशन में आगे जाके। चलो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आपको कितने का पड़ा उसकी कॉस्ट निकालना। उसके बाद जब लेबर शर्ट्स बना रही है तो एक सुपरवाइजर भी होगा जो सबको देख रहा है, तो वो कितने पैसे ले रहे हैं उसकी कॉस्ट भी इसमें जुड़ जाती है। तो इन शॉर्ट सब मिला के काफी कुछ होता है। मान लो ये पड़ गई 800, ठीक है, फिर इसके ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रखोगे अपना 400, तब जाके 1200 में सेल करोगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली जाती है ये हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। नाम से मालूम पड़ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को निकालना। ठीक है, आप कभी टैक्सी से जाते हो, ओला उबर आपने की होगी, ठीक है, तो उनमें प्राइस होता है, मान लो 10 रुपीज पर किलोमीटर सपोज। वो 10 रुपीज कैसे आया, वो भी कोई एस्टिमेट नहीं है, वो भी निकाली जाती है कि पेट्रोल का प्राइस कितना लग रहा है, पेट्रोल या सीएनजी कितनी लग रही है, जो कार की डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो रही है। ठीक है, फिर जो ओला कंपनी में स्टाफ की सैलरी जा रही है वो भी इन्हीं पैसों में से जा रही है। तो काफी कुछ करते करते कॉस्ट निकाली जाती है। ये हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है, अकाउंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट को हेल्प हो डिसीजन टेकिंग में, मैनेजमेंट को हेल्प हो और वो इजीली
डिसीजन ले पाए। ये आप सीखोगे आगे जाके 12th में और ग्रेजुएशन में। इसमें क्या होता है, इसमें एक चैप्टर होता है रेशियो और एक होता है कैश फ्लो। मान लो ये सब क्या है हमें नहीं पता, मैं आपके लिए छोटा सा इजी वाला हिंट देता हूं। जैसे मान लो आपके अकाउंट्स बन चुके हैं, ठीक है, और आपने शॉर्ट में प्रेजेंट करना है, तो आप उसके बार ग्राफ बनाते हो, बार ग्राफ सुने होंगे आपने, ठीक है, फिर पाई चार्ट्स बनाते हो, बहुत चीजें होती है जो आपने सीखी होंगी या सीखोगे। तो उसमें क्या होता है, हम शॉर्ट में पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करते हैं और मैनेजमेंट डिसीजन ले लेती है आराम से कि हमारी सेल्स ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। समझ पा रहे हो? तो मैनेजमेंट मतलब शॉर्ट में उनको दिखाना सारी इंफॉर्मेशन जिससे वो इजीली डिसीजन ले पाए, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी आप आगे जाके सीखोगे। तो अकाउंट्स की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना, जो हम 11th में सीख रहे हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट को इजीली कि उनको आसानी हो डिसीजन लेने में, ठीक है। उसमें आपके ग्राफ्स आ गए, पाई चार्ट्स आ गए, डायग्राम्स आ गए और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन शॉर्ट में प्रोवाइड करवाते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। क्लियर? अब आप पढ़ लो। सो गाइस, अब ये चैप्टर हमारा फिनिश, खत्म। अब आप ये टॉपिक लर्न कर लेना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना, बाकी भी क्वेश्चंस याद कर लेना, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लेंगे और अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जर्नल, जो कि अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने जर्नल सीख लिया तो सारी अकाउंट्स आगे की इजी हो जाएगी, ठीक है। 12th में भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा, पूरी लाइफ काम आएगा जब तक आप अकाउंट सीख रहे हो। ग्रेजुएशन, MBA, CA, हर जगह जर्नल में काम आना ही आना है, तो बहुत अच्छे से समझना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। टिल देन सी यू।